इनको भारत रत्न का तो कंसीडर करना ही मेरे ख्याल से गलत है पूरी तौर से। इट इज टोटली इलॉजिकल एंड इरेशनल। इसका कोई विचार भी नहीं आना चाहिए। देना ही है तो मेरे दिल में भी है किसी को भारत रत्न देने का इरादा। मैं आपके साथ बोल दूं दिल खोल के, भगत सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। अगर आप भूल गए तो भगत सिंह को जरूर दीजिए। देखिए, भारत रत्न के लिए तो बिल्कुल वो लायक नहीं है। सवाल ये है कि भारत रत्न के लिए मैं दो चीजों को देखूंगा, एक भारतीय राष्ट्रवाद और दूसरा भारत के निर्माण के लिए आपका योगदान। राष्ट्रवाद के आधार पर मिलना चाहिए। वो तो हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करते थे। भारतीय संविधान बना तो उसका विरोध किया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। तो इस आधार पे वो हिंदू राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रवादी नहीं थे। तो जीवनलाल कपूर ने कहा कोई और संभावना नहीं है, वो एक ही संभावना है कि सावरकर के गुट ने महात्मा गांधी की हत्या की। बाकी क्रांतिकारियों को आप देखिए, जो कलकत्ता में था क्रांतिकारियों का ग्रुप, जो भगत सिंह के चारों तरफ क्रांतिकारियों का ग्रुप था, चंद्रशेखर आजाद थे, ये समाजवाद से प्रेरित थे। और सावरकर का अभिनव भारत एक था जो मैजिनी और फाशीवादी विचारधारा के आधार पे राष्ट्रवाद को परिभाषित करता था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मेरी समझ में आया है कि अभी अभी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा मजेदार बयान दिया कि भाई गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा। और मेरे इतिहास को कोई इतना उलट पुलट सकता है, उसकी सीमा ही नहीं है। गांधी उस समय जब पहला माफीनामा 1911 में लिखा गया, बाद में 13, 14, 15 में लिखे गए। गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे, सावरकर अंडमान में थे। उस समय तो लेटर लिखना भी मुश्किल था। इन्होंने मुख्य रूप से तीन बातों पे जोर दिया कि मैं आपकी भटकी हुई संतान हूं। इस पे ख्याल कीजिएगा, मैं आपकी भटकी हुई संतान हूं, मैं गलत रास्ते पर था। अगर आप मुझे माफ करके छोड़ देंगे तो मेरे जैसे कितने भटके हुए नौजवान आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएंगे। एक बार लेटर लिखा 1911 में, उसके बाद 5 लेटर उन्होंने इस प्रकार के लिखे और आखिर में पत्र के लेटर के आखिरी में लिखते थे। अब उस समय का क्या जो भी टाइम रहा होगा वो अलग जानते हैं। उन्होंने लेटर्स ये लिखे कि आपका आज्ञाकारी सेवक। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय अछूतोद्धार के लिए जब अछूतों के मोहल्ले में जाते थे और वहां से लौट कर घर आते थे तो कपड़े सहित स्नान करते थे। या मैं नहीं कह रहा, भगत सिंह ने अपने लेख अछूत समस्या में इस बात का जिक्र किया है। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला और अब तो ऐसे लोगों को भी भारत रत्न मिल रहा है, जिससे कि भारत रत्न का महत्व भी धीरे धीरे रेलेवेंसी कम होने वाला है। क्या सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा गया है। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे से छिटके हुए शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस विषय पर चर्चा के लिए प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। आप लगातार अंबेडकर नामा पर सुनते हैं और खूब सुनते हैं। उनकी एक अभी किताब लेटेस्ट, इस पे चर्चा मैं कर चुका हूं, सावरकर क्रांतिकारी दया याचिकाएं और हिंदू राष्ट्रवाद। इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उद्भावना प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है, दिल्ली से, और बहुत महंगी किताब नहीं है। इसमें प्रोफेसर पुनियानी साहब ने कई नए सूचनाओं का, दस्तावेजों का खुलासा किया है कि सिर्फ सावरकर ने नहीं, उनके परिवार वालों ने भी दया याचिका की चिट्ठी लिखी थी। सावरकर के बारे में विस्तार से जानेंगे और प्रोफेसर पुनियानी साहब से जानने की कोशिश भी करेंगे। भारत रत्न और सावरकर, स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल सर।
ये आपकी किताब मेरे पास है और आप अभी मुंबई में हैं और महाराष्ट्र में प्रस्ताव आ गया है कि भारत रत्न वीर सावरकर, आप अर्धवीर कहते हैं। दो भाग है सावरकर को देखने के, एक जेल जाने से पहले वाला जब वो लंदन में थे, और एक जेल जाने के बाद वाला, तो आप अर्धवीर कहते हैं। जी सर, जी बताया जाए क्या हुआ वहाँ जी विधानसभा में। जी अभी तो देखिए, इसको दो तीन घटनाएं पहले मैं जोड़ दूं। अभी तो जब ये आपने जैसे बिल्कुल सही बताया, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से छिटक कर असली शिवसेना का प्रारूप प्राप्त कर रहे हैं, तो जी उनकी मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जी और ये बात जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो पहले भी कहती रही है। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी गांधी ने इस पर एक स्पष्ट बयान दिया था कि सावरकर ने बाद में माफी हम्म, मांगी थी। ठीक है। जी और इसके पहले भी एक विवाद हुआ था जब उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में लगाया गया था, तब भी कई हम्म, लोगों ने विरोध किया था कि सावरकर का पोर्ट्रेट इसमें क्यों लगाया जा रहा है। तो ये इनके जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद वाले विचारधारक हैं, मैं आपको जी जानकारी दे दूं रतनलाल, आपने मेरी किताब का जिक्र किया, पर ये तो खैर बहुत एक छोटी सी किताब है, कहीं चलती है कहीं नहीं चलती है। पर एक बहुत आक्रामक तरीके से सावरकर की किताबों की मार्केटिंग हो रही है। जी उसमें बड़े बड़े विचारक और वो सब लोग सावरकर को डिफेंड करके एक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में, एक बहुत विद्वान कवि के रूप में, लेखक के रूप में उनकी ये प्रस्तुत की जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि सावरकर को जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एनडीए की सरकार थी और उनके जी पास उतनी मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की। तो उन्होंने भी भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उस हम्म, समय मेरे ख्याल से अभी तक जितने सब राष्ट्रपति हुए, सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन राष्ट्रपति थे। तो जी डॉक्टर के आर नारायणन ने वो प्रस्ताव को लौटा दिया, क्योंकि फाइनली तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें बहुत जरूरी जी है। और उसके बाद बात वहीं रफा दफा हो गई। और बाद में फिर पोर्ट्रेट की बात आई, तो पोर्ट्रेट पे भी कई लोगों ने विरोध किया। अब प्रोपेगेंडा ये होता है कि सावरकर ने जेल में बहुत यातनाएं सही, और हम्म, जबकि बाकी लोग जो हैं वो तो भाई गए जेल में पिकनिक मना रहे थे। अब जेल तो कोई पिकनिक की जगह नहीं होती, जो भी जेल में रहता है तकलीफ में ही रहता है। तो खैर, सावरकर की अगर हम प्रस्तावना को देखें तो उनका एक हिस्सा देखना हमेशा खतरनाक है। उनके हम्म, जीवन को पूरी तौर से देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम्म, पहले तो मैं ये बता दूं कि अपने जीवन के शुरुआती फेज में सावरकर एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने हम्म, ब्रिटिश के विरोध में जो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या करवाने में उनका हाथ था। एक हम्म, जैक्सन थे जो यहाँ के कलेक्टर थे, और एक जी कर्जत वायली जो इंग्लैंड के थे। इन दोनों की हत्या जी के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। ये एक बात हम्म, है। और उन्होंने उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बात है, एक किताब भी उन्होंने लिखी थी जो 1857 के संग्राम पे, उन्होंने उसको हम्म, भारत का पहला पहला स्वाधीनता संग्राम कहा, जो एक अपने आप में सराहनीय कदम है। क्योंकि उस समय हम्म, तक ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसको एक विद्रोह के रूप में, उठाव के रूप में रखा था। तो सावरकर ने उसको एक पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में रखा। और उसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कौन थे, इसके मुखिया कौन थे? बहादुर जी शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसमें हिंदू सिपाही हम्म, भी थे, मुसलमान सिपाही भी थे, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, हिंदू किसान भी थे, मुसलमान किसान भी थे। तो एक बात उन्होंने उस समय रखी थी। पर उनके जीवन में उस समय भी कॉम्प्लिकेशन था। शुरुआत में उनके बारे में कहानी कही जाती है कि बचपन में जब वो उनकी विचारधारा के प्रभाव में आए, तो उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को लेकर वहां जाकर मस्जिद पे हमला किया। ये भी उनके जीवन की एक घटना है। उसको हम एक पूरे हम्म, तौर पे उसका विकास कैसे होता है बाद में वो देखेंगे। बाद में चल के पहले वो कलकत्ता में, उस समय अभिनव भारत कलकत्ता में जो क्रांतिकारी संगठन था उसके साथ वो जाकर मिले, पर उसके साथ पूरे नहीं रहे। और इन्होंने आके अभिनव भारत नाम के संगठन की स्थापना की, जो हिंसा के आधार पे स्वतंत्रता में विश्वास रखता था। अब रतनलाल जी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आज तक ज्यादा जिसको अंडरलाइन नहीं किया गया। अब ये जो बाकी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह,
और सूर्य सेन वगैरह, जो कलकत्ता में जिनका बेस था, उत्तर भारत में जिनका बेस था, उनमें और सावरकर की प्रेरणा में फर्क था। जो बाकी क्रांतिकारी थे वो ज्यादातर समाजवाद से प्रभावित थे। इसलिए आप याद रखिए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इनकी जो संगठन था वो बाद में आकर बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब सावरकर का जो अभिनव भारत था, और सावरकर खुद जो थे वो समाजवादी प्रेरणा से आगे नहीं आए। उनके पीछे जो प्रेरणा थी वो मैजिनी की थी। और ये मैजिनी के विचारधारा के आधार पे बाद में फाशीवाद का विकास हुआ। ये मेरे ख्याल से एक रेखांकित करने की बात है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो खैर, वो क्रांतिकारी थे। अब ब्रिटेन में जब ये कर्जन वॉयली और जैक्सन की हत्या में उनका हाथ पाया गया तो उनको ऊपर मुकदमा चला और उनको दो जेल की आजीवन जेल की सजाएं हुई अंडमान में, जिसको काला पानी भी कहा जाता था। तो खैर, उनको जहाज लेकर जा रहा था मार्सेल्स, फ्रांस के पास। जब वो वहाँ डॉक करने आया, जहाज किनारे के नजदीक आया, तो इन्होंने वहाँ के जो टॉयलेट से बाहर जंप किया और 30-40 मीटर का रास्ता उन्होंने तैर के पार किया। पर उनके पीछे ब्रिटिश ऑफिसर पड़ गए, उन्होंने उसको पकड़ा और बाद में उनको पकड़कर जेल में ले गए। अब जेल में जो गए, तो वैसे तो अंडमान जेल में आपको बता दूं 600 सेल हैं। 600 सेल में जो बाकी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, वो सब थे। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने इस प्रकार का वादा नहीं किया कि हम आपकी सेवा करेंगे वगैरह वगैरह। एक दो लोगों ने स्वास्थ्य के आधार पे माफी मांगी और एक दो लोगों ने अपने दूसरे कारणों से मांगी। सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल माफी मांगी, न केवल एक बार मांगी, 5 बार माफी मांगी। और उनकी यशोदा ताई ने एक बार माफी मांगी। और ये उनका जो जेल में जाके एक प्रकार से क्रांतिकारी रास्ते से परिवर्तन हुआ। और उनके क्रांति नामे आपने जो किताब बताया उसमें मैंने पहली बार शायद पहली बार उनके माफी नामों का संग्रह है जो हिंदी में है। अंग्रेजी में तो उनके बहुत प्रशंसकों कहा। जी, परिशिष्ट में दिया हुआ है सर, परिशिष्ट में वही चीजें हैं जो उनके भाई का भी लेटर है, उनकी पत्नी का भी लेटर है, उनके 5 माफीनामे। तो जेल में जाके क्या होता है, जेल की यातनाओं को ये सह नहीं सकते। अब ये तो कोई जेल तो कोई पिकनिक की जगह होती नहीं है, तो उनके फॉलोअर्स ये बात मान के चलते हैं कि जेल में उनको बहुत यातनादायी दी गई वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या भुगता वगैरह वगैरह। खैर, वहां से उन्होंने जो माफीनामे का कंटेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 चीजों का ख्याल कीजिए। एक तो वाइसरॉय को लिखते हैं। खैर, माफी उस पर बहुत सारे आधार पे लोग माफी मांगते थे। कोई बीमार होता था, किसी की पारिवारिक समस्या होती थी वगैरह। पर इन्होंने सवाल क्या रखा, इन्होंने मुख्य रूप से 3 बातों पे जोर दिया कि मैं आपकी भटकी हुई संतान हूं। इस पे ख्याल कीजिएगा, मैं आपकी भटकी हुई संतान हूं, मैं गलत रास्ते पर था। अगर आप मुझे माफ करके छोड़ देंगे तो मेरे जैसे कितने भटके हुए नौजवान आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएंगे। एक बार लेटर लिखा 1911 में, उसके बाद 5 लेटर उन्होंने इस प्रकार के लिखे। और आखिर में पत्र के लेटर के आखिरी में लिखते थे, अब उस समय का क्या जो भी टाइम रहा होगा वो अलग जानते हैं। उन्होंने लेटर्स ये लिखे कि आपका आज्ञाकारी सेवक, ओबीडिएंट सर्वेंट, योर्स मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। और बीच में उन्होंने एक बात और भी लिखी, आगे के 1911 में नहीं, जब 1919 में मार्लो मोंटेग्यू रिफॉर्म्स की कमेटी आने वाली थी तो भारत में उसका विरोध था। तो इन्होंने लिखा कि ये रिफॉर्म्स को सफल करने के लिए आपको जितनी मदद चाहिए मैं करूंगा, और इसके बाद आप मुझे जो काम कहेंगे मैं वो करूंगा। और इस बात पर वो पूरे प्रतिबद्ध रहे, आखिर तक प्रतिबद्ध रहे। तो इसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और यहाँ एक बात और भी बता दूं कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक व्यापक छतरी थी, वो उसका इतना दिल बड़ा था कि भले ही सावरकर उसके सदस्य नहीं थे, उन्होंने ये बात को रिकॉग्नाइज किया कि भाई इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया है। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी कि इनको मुक्ति दिलाई जाए।
और वो इस आधार पे गई थी, गांधी ने भी उनके भाई को लेटर लिखा कि आप माफी मत मांगिए, आप पिटीशन कीजिए, पिटीशन कीजिए कि ये इन्होंने जो काम किया कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, ये निजी अपराध नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मामला है, तो इस पर पिटीशन आप लिखिए और अंग्रेजों से उस पर बात कीजिए। ये गांधी का नजरिया था। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अभी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक बड़ा मजेदार बयान दिया कि भाई गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा। और मैंने इतिहास को कोई इतना उलट पुलट सकता है, उसकी सीमा ही नहीं है। गांधी उस समय जब पहला माफीनामा 1911 में लिखा गया, बाद में 13, 14, 15 में लिखे गए। गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे, सावरकर अंडमान में थे। उस समय तो लेटर लिखना भी मुश्किल था, व्हाट्सएप और इसका तो सवाल ही नहीं है। तो राजनाथ सिंह जी शायद ये अपनी कल्पना की उड़ान को इतना ले जाते हैं कि माफीनामा लिखा तो क्या हो गया। अच्छा, इनकी एक और बात देखिए, पहले ये कहते थे सावरकर ने माफीनामा लिखा ही नहीं। अब बाद में जब इतने दस्तावेज आ गए, हमारे साथियों ने, खासतौर से शमसुल इस्लाम ने इस पर बहुत कोशिश करके इन पत्रों को सामने लाया, तो अब ये बात तो स्वीकृत हो गई कि माफीनामा लिखा। तो अब दूसरा डिफेंस आ गया कि माफीनामा लिखा तो गांधी जी के कहने पे लिखा, इससे बड़ा झूठ। तीसरा कहते हैं कि माफीनामा लिखा तो ये तो चालाकी का काम था, जैसे शिवाजी महाराज हमारे चालाक थे, उन्होंने भी औरंगजेब को पत्र लिखा, और फिर इन्होंने भी पत्र लिखा कि भाई हम चालाकी से छूट जाएंगे और फिर आकर यहाँ आजादी के लिए काम क्रांति करेंगे। क्रांति करेंगे। पर आने के बाद उन्होंने कभी भी क्रांति या आजादी के आंदोलन की तरफ मुंह भी उठाकर नहीं देखा, पूरा पूरा इसका विरोध किया। और इसी के साथ साथ रतनलाल जी ये ख्याल कीजिए, उन्होंने एक दूसरे प्रकार के राष्ट्रवाद को खड़ा किया। एक तरफ इधर मुस्लिम राष्ट्रवाद चल रहा था, जिन्ना उसमें बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। तो अब ये इधर उन्होंने जो हिंदू राष्ट्रवाद मोटे तौर पे एमॉर्फस को आप हिंदी में बता दीजिएगा, चल रहा था ढीला ढाला बिखरा हुआ, उसको इन्होंने एक वैचारिक दिशा दे दी और इन्होंने हिंदुत्व शब्द को एक राजनीतिक दिशा दी। हिंदुत्व शब्द आ चुका था 1892 में चंद्रनाथ बासु के द्वारा, पर वो उस समय उसकी कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। अब इन्होंने 1923 में वो परिभाषा दी, और शायद ये कारण था जिसके कारण ब्रिटिश इनके लिए सिंपैथेटिक हो गए। ये मेरी समझ है, क्योंकि ये एक तरफ चल रहा है भारतीय राष्ट्रवाद जिसमें गांधी है, पूरा देश खड़ा है, दूसरी तरफ बाद के क्रांतिकारी भी यही भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अम्बेडकर भी एक तौर से भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद जिन्ना साहब आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्रवाद को एक जो रूपरेखा दी इन्होंने, सैद्धांतिक रूपरेखा, ये सावरकर ने दी, और इसीलिए सावरकर को ये लोग बहुत मानते हैं। तो थोड़ा सा हिंदू राष्ट्रवाद को मैं दोहरा देता हूँ। हिंदू राष्ट्रवाद को ने कहा कि ये हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, ये पूरा हिंदूपन है, पूरा हिंदूपन, इसमें आर्य नस्ल। अब जरा हिटलर से कल्पना कीजिए, नस्ल कितना केंद्रीय होता है। आर्य नस्ल, यहाँ की जमीन जिसके हम मालिक हैं, और यहाँ की ब्राह्मणवादी संस्कृति, तीनों को मिला के उन्होंने हिंदुत्व शब्द को किया। और इसके लिए बाद में चलकर जो आज हिंदू राष्ट्रवाद के लोग हैं उनको ये अपने पितामह मान के चलते हैं कि उनकी विचारधारा का सबसे पहला अगर किसी ने किया हो एक आकलन विचारधारा के रूप में, तो वो सावरकर थे। इसीलिए उनको बार बार कोशिश की जाती है, उनका गौरवान्वित होता है, और उनके जीवन के पहले भाग को बताया जाता है। अब उनके जीवन के पहले भाग को दो प्रकार से, एक तो भाई वो चालाकी से कर रहे थे, जेल में यातना सही, और माफीनामा लिखा तो भी गांधी के कहने पे लिखा, उतना कह के वो रुक जाते हैं। तो हमको दोनों भाग देखना है कि पहले भाग में निश्चित रूप से वो थे। और उसमें एक बात जो मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि इनकी प्रेरणा के स्रोत समाजवादी नहीं थे। बाकी क्रांतिकारियों को आप देखिए, जो कलकत्ता में था क्रांतिकारियों का ग्रुप, जो भगत सिंह के चारों तरफ क्रांतिकारियों का ग्रुप था, चंद्रशेखर आजाद थे, ये समाजवाद से प्रेरित थे। और सावरकर का अभिनव भारत एक था जो मैजिनी और फाशीवादी विचारधारा के आधार पे राष्ट्रवाद को परिभाषित करता था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु मेरी समझ में आया है। तो खैर, इसलिए अभी आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो राजनीति भी उधर से ज्यादा नजदीक है, इसलिए सावरकर को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो शिवसेना हो और जिनसे उनका गठबंधन है वो लोग हो,
इसलिए लगातार कोशिश होती रहती है कि सावरकर की गरिमा को प्रतिष्ठित किया जाए। और ये जो नाथूराम गोडसे थे, वो सावरकर के सबसे करीबी थे। उन्होंने पत्र खोल निकाला था, अग्रणी, अग्रणी उसका उपनाम था हिंदू राष्ट्र। सावरकर को जो पेंशन मिलती थी, 60 रुपए महीने की पेंशन, उस समय तो खैर 60 रुपए की पेंशन मिलती तो आप भी अभी टाई सूट पहन के बैठे होते, वो भी आपके लिए कम होता, आपका स्टूडियो भी एसी होता। 60 रुपए तो उस समय इतनी बड़ी रकम थी। उसमें से उन्होंने गोडसे के अखबार को डोनेशन दिया और गोडसे मुख्य रूप से इनके प्रभाव में आया। और खैर अब सावरकर भी, अगली बात भी बता दूं, एक और चैप्टर भी, गांधी हत्या में गोडसे सामने था, सावरकर कटघरे में बैठे रहे। उस समय उन्होंने दिखाने की कोशिश की मैं गोडसे को जानता ही नहीं हूँ, पर उसके बहुत सारे प्रमाण है कि गोडसे बार बार उनके यहाँ आते थे। गोडसे के अखबार को उन्होंने ये दिया था। और जो पहला कमीशन बना था, दूसरे कमीशन, पहली बार जब ये हुआ था, मुकदमा हुआ था, जीवनलाल कपूर का तो सेकंड आया, आत्माचरण, आत्माचरण का जो पहला कमीशन बना, उन्होंने कहा कि भाई इनके खिलाफ बात तो बनती है पर कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है। कोरोबोरेटिव एविडेंस, केवल एक विटनेस के आधार पे हम इनको सजा नहीं दे सकते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और जब जीवनलाल कपूर आए बाद में, तो जीवनलाल कपूर ने कहा कोई और संभावना नहीं है, वो एक ही संभावना है कि सावरकर के गुट ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो ये इनके जीवन के 4-5 चीजों को हम देख सकते हैं कि वो दूसरों के माध्यम से किस प्रकार से क्रांति का काम, क्रांति नहीं, हिंसा का काम उनके तरह हुआ। तो ये उनके जीवन की पूरा चिट्ठा तो ये है। एक भाग को देखेंगे, कई लोग एक ही भाग को देखते हैं तो उनका पहला भाग भूल जाते हैं, कई लोग केवल पहले भाग को देखते हैं और दूसरे भाग को नजरअंदाज कर देते हैं। तो पूरा भाग हमने इस किताब में मैंने रेखांकित करने की कोशिश की। प्रस्ताव एकनाथ शिंदे की ओर से आया है कि क्या है प्रस्ताव में सर? प्रस्ताव में ये है कि सावरकर एक तो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र का वो जो गांव जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ उनको वो एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में तो खैर शिवसेना, उद्धव गुट भी जो था वो भी सावरकर को मानता है। सावरकर को क्योंकि महाराष्ट्र में उनको काफ़ी ये है, क्योंकि उनके जीवन के एक पहलू को हाईलाइट किया गया है। और उनके ये जो माफीनामा वाली बात अभी पिछले कुछ सालों में सामने ज़्यादा तरीके से लाई जा रही है, नहीं तो इसको कोई मानता ही नहीं है। और मानते भी है तो है, हाँ ये चालाकी का काम था, जेल में रह के आप क्या करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाहर आइए तो आज़ादी के लिए काम करेंगे वगैरह वगैरह, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। तो एकनाथ शिंदे और इवन शिवसेना का दूसरा तबका भी इसमें मानता है। और भाजपा तो तैयार खड़ा है, अगर इस प्रकार का प्रस्ताव बहुत मजबूत हुआ तो समय आने पर उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हिस्टोरियन आप लगातार लिखते हैं, भारत रत्न जितने लोगों को मिला जी, अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो क्या समझते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, भारत रत्न के लिए तो बिल्कुल वो लायक नहीं है। सवाल ये है कि भारत रत्न के लिए मैं दो चीजों को देखूंगा, एक भारतीय राष्ट्रवाद और दूसरा भारत के निर्माण के लिए आपका योगदान। तो इनमें मैं यानी पैरामीटर बना रहा हूं, मैं ऐसे आर्बिट्ररी बात नहीं कर रहा कि किसको मिले किसको नहीं मिले। कि आप बोलिए भारतीय राष्ट्रवाद, अब भारत है, भारत का संविधान है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पर मिलना चाहिए। वो तो हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करते थे, भारतीय संविधान बना तो उसका विरोध किया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। तो इस आधार पे वो हिंदू राष्ट्रवादी थे, भारतीय राष्ट्रवादी नहीं थे। नंबर एक, इस लेवल पे टोटल डिस्क्वालिफिकेशन। और नंबर दो, उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों की सेवा की। अब देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर, देखिए सुभाष, ये ह्यूमर फैला रहे हैं कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी कि तुम जाकर वहां आजाद हिंद फौज बनाओ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ये ह्यूमर है। सच्चाई क्या है? सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे रास्ते पर जाकर देश को आजादी दिलाना चाहते हैं और इधर से सावरकर अंग्रेजों की मदद करते हैं अंग्रेजी फौज को मजबूत करने के लिए। यानी क्या हो रहा है, सावरकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसे सुभाष चंद्र बोस की कोशिशें नाकामयाब हो। तो उसमें तो इनको भारत रत्न का तो कंसीडर करना ही मेरे ख्याल से गलत है पूरी तौर से। इट इज टोटली इलॉजिकल एंड इररेशनल, इसका कोई विचार भी नहीं आना चाहिए।
देना ही है तो मेरे जी दिल में भी है किसी को भारत रत्न देने का इरादा, मैं आपके साथ बोल दूं दिल खोल के, भगत सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। जी अगर आप भूल गए हैं, तो भगत सिंह को जरूर जी दीजिए। बाबा साहब को मिल चुका है और देना है तो भगत सिंह को दीजिए, और कोई बात नहीं। जी, शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब थे, बेबाकी से बोलते हैं और इनका मानना है कि सावरकर लायक नहीं है भारत रत्न के, अगर देना ही है तो भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। शुक्रिया सर। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और किताब देख लीजिए, लेटेस्ट अभी आई है, सावरकर पर किताब है पुनियानी साहब की, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, इसका डिटेल्स। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको जरूर मंगवाइए और पढ़िए। शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद रतन।